भारतीय राज्य व्यवस्था में सर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक आम इंसान के लिए भी सर। तो मौलिक अधिकार में देखा जाए कि 12 से लेकर के 35 तक का जो है पूरा उसका ब्यौरा दिया गया है, जिसमें 12 तो राज्य की परिभाषा करता है और 13 मुख्यतः वहाँ से शुरुआत होती है। तो सर 13 क्या है और 13 क्या मुख्यतः बातें को बताइए, उसमें क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या क्लॉज़ दी गई है सर। देखिए, मूल अधिकार में जो आर्टिकल 13 है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना। 13 को अगर आप नहीं समझेंगे, ठीक से नहीं होता पूरा मूल अधिकार पे, ना तो आप मेंस का कोई आंसर लिख पाएंगे और ना ही पीटी में अगर कोई थोड़ा ग्रेवियस क्वेश्चन बन गया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। 13 क्या कहता है? 13 स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि मूल अधिकार से असंगत अथवा उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य मानी जाएंगी। और इसमें साथ में ये बात भी है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगी जो मूल अधिकार के खिलाफ हो अथवा मूल अधिकार को उससे हनन होता है ना। अल्पीकरण और जो कुछ हमारे जो इंग्लिश में जो मीडियम है वो समझ लें कि इनको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अल्पीकरण है को कहते हैं डेरोगेशन, जो असंगत है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो अल्पीकरण और डेरोगेशन और इनकंसिस्टेंस करने वाला कोई भी यदि लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो कोर्ट है पावर, है ना, न्यायपालिका के पास अधिकार है कि न्यायपालिका उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, अबॉलिश कर दे, एबॉलिश करके उसको क्या करे कि अपने फेवर में उसको ला ले। ठीक है, मतलब कि वो जनता के फेवर में ला ले। ठीक है, ये चीज़ वो वहाँ पे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि तब अब है कि भाई संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है कि आपका मूल अधिकार छीना जा सके। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि जब संविधान बना था तब 7 मूल अधिकार थे, है ना। आप वर्तमान में 6 है, तो वर्तमान में 6 है यानी कि एक अधिकार खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा कि जब 13 कह रहा है कि कोई मूल अधिकार छीन नहीं सकता है तो फिर मूल अधिकार छीना कैसे गया, कैसे छीना गया मूल अधिकार, जब ये तो कहा कि नहीं छीन सकते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें कि कैसे छीना गया, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था संविधान में वो 1951 में हुआ था। पंडित नेहरू की सरकार थी। अब पंडित नेहरू की सरकार ने 1951 में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया। संशोधन क्या किया तो उन्होंने एक कानून बनाया, भूमि हदबंदी कानून, है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। और उसके माध्यम से देश में जो जमींदार वर्ग था जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था वो लोग का ज़मीन ले करके मतलब उनको कंपनसेशन भी देना था, उनको क्षतिपूर्ति देनी थी, लेकिन उनका अधिक जमीन लेकर के जो देश में भूमिहीन तबका था जिसके पास जमीन नहीं था उसको जमीन देने का काम किया ताकि सारे समाज कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आ सके। बिल्कुल ठीक। अब चूंकि देश स्वतंत्र हुआ तो आर्थिक समानता, सबको न्याय तो सबको चाहिए। तो देश में 2 वर्ग था, एक भूमि संपन्न और एक भूमिहीन। तो जो भूमिहीन था उसको भूमि दीजिएगा ना जी, भूमि कहीं से पैदा तो होगा नहीं। तो जिनके पास ज्यादा भूमि उन्हीं से ले सकते हैं। इसी चीज को सोचते हुए पंडित नेहरू ने क्या किया, संशोधन किया। आज जिनके पास अत्यधिक जमीन था उनसे जमीन ले करके जिनके पास जमीन नहीं था उनको देने का काम किया। तो देखने से तो ये काम सामाजिक कल्याण का लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार भी है ना। हाँ, लेकिन मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार कहता था कि कोई आपका संपत्ति छीन नहीं सकता है। अब देश का जो जमींदार तबका था वो सब लोग जाके कहाँ खड़ा हो गए, सुप्रीम कोर्ट में। कहे सर माई बाप हमारा बचा लीजिए। बोले क्या हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, बोला देखिए संविधान में कहा गया है कि आपका मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता है और सरकार यहाँ पर संविधान में संशोधन करके हमारा मूल अधिकार छीन लिया, अब हमको बचा लीजिए। अब कोर्ट ने कहा कि यार ये तो गलत बात हो गई, सरकार को तलब किया गया, सरकार गई। अब मजेदार बात समझिए कि सरकार ने क्या तर्क दिया और सरकार ने अपने संशोधन को कैसे जस्टिफाई किया। सरकार ने कहा कि सर ये ठीक बात है कि हम संविधान में संशोधन, हम जो है कानून बना करके मूल अधिकार नहीं छीन सकते हैं, लेकिन हमने कानून नहीं बनाया है, हमने तो आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन ही कर दिया है। जबकि आर्टिकल 13 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन नहीं करके आप फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो हमने कोई साधारण कानून नहीं बनाया है, हमने देश हित में, लोकहित में संविधान में संशोधन किया है और संविधान में संशोधन करके हमने मूल अधिकार को छीना।
तो अब देखा गया। हाँ, अब आर्टिकल 13 में थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आर्टिकल 13 का 3 देखिए। आर्टिकल 13 के 3 में कानून की परिभाषा लिखा हुआ है और उस कानून के परिभाषा में कहीं भी संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लिखा हुआ है। यही चीज़ सरकार ने आधार बनाया और उस समय कोर्ट ने सरकार की ये बात मान ली कि हाँ ठीक है सर, जब संविधान संशोधन अधिनियम 13 के 3 में नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ठीक है आप संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं। ये बात वहाँ पे हो गई और यही बात लगातार चलता रहा है ना, ये बात लगातार चलता रहा। लेकिन अब क्या हुआ कि 1967 में एक केस हो गया, गोलकनाथ केस। पंजाब राज्य का मैटर था। गोलकनाथ, हेनरी गोलक और विलियम गोलक, दोनों भाई का संपत्ति का आपस में झगड़ा हो गया और इस मैटर में जब सरकार ने इंटरफेयर किया जमीन वमीन लेने के लिए, इसमें ही शायद एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि लोगों की जो सीमा होगी जमीन की कितनी तक होगी। शायद हाँ। गोलकनाथ और दोनों भाई में इसी बात का विवाद था कि भैया हमारा इतना जमीन है, तुम्हारा इतना जमीन है। उसमें ये भी कॉन्सेप्ट दिया गया कि प्रति व्यक्ति कितनी जमीन होगी, उसके अधिक अगर होगी तो सरकार ले सकती है। शायद हाँ। इसी में कॉन्सेप्ट आया था। हाँ, तो ये इसी में बात हो रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का हाथ बांध दिया। इसमें शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को सही माना था, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कह दिया कि आर्टिकल 13 के 3 में भले ही संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लिखा हुआ है, बावजूद इसके आप संविधान संशोधन करके किसी का संपत्ति नहीं छीन सकते। अब उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी। अब उस समय और दिक्कत हो गई, समस्या हो गई। तो लेकिन इंदिरा जी रुकी नहीं, आयरन लेडी कहा जाता है उनको, है ना। वो लगातार बढ़ती गई और कोर्ट के रोकने के बावजूद भी